हेलो दोस्तों, स्पिल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे और रोमांचक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए जो बहुत ही आकर्षक हो और वह आपसे बातें करने लगे, धीरे धीरे उनकी अच्छी पर्सनैलिटी आप पर झलकने लगे और आप उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगें, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या होगा कि उस शख्स में कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप उसके प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शख्स अपराधी भी हो सकता है? जाहिर है नहीं, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे बीच एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी आकर्षक शख्सियत से 12 से 25 लोगों की हत्या की है, उन्हें ड्रग्स दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और फिर उन्हें जिंदा जला दिया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अपराधी के बारे में जिसके गुनाहों को सुनकर आप डर से कांप उठेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक खूबसूरत आदमी से दुनिया के सबसे शातिर सीरियल किलर बनने की कहानी है। चार्ल्स शोभराज। पूरा नाम हटचंद भौनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज था। वह बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन उसने इस तेज दिमाग का इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं बल्कि चोरी और अन्य अपराधों में किया। इस वजह से चार्ल्स को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था। उसके माता पिता हमेशा सोचते थे कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह सही रास्ते पर आ जाएगा। टीनेज किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है कि अगर हम गलत रास्ते पर चले जाएं तो हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है, और चार्ल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में किए गए वे छोटे छोटे अपराध बड़ी साजिशों में तब्दील हो रहे थे। चार्ल्स का आपराधिक सफर तब शुरू हुआ था जब वह अपनी किशोरावस्था में था। उन्हें पहली बार तब कैद किया गया था जब वह 19 साल के थे, जब उन्होंने अवैध रूप से पेरिस की एक इमारत में प्रवेश करने की कोशिश की और ऐसे अन्य अपराध किए। 19 साल की उम्र में उन्होंने पेरिस के अंडरवर्ल्ड में घूमना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में जब चार्ल्स को कैद किया गया था तो यह ऐसा था, वहां उन्हें अपने इरादों को पूरा करने के लिए एक दिशा मिली, क्योंकि जेल में उनकी मुलाकात फेलिक्स डी स्कोबने से हुई, जो एक धनी जेल स्वयंसेवक थे। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चार्ल्स एक ऐसी शख्सियत रखते थे जिस पर कोई भी विश्वास कर सकता था। जोड़ तोड़ तकनीक। इसलिए चार्ल्स ने इन तकनीकों की मदद से फेलिक्स को अपने जाल में फंसा लिया और वह फेलिक्स के घनिष्ठ मित्र बन गए। वह उसके इतने करीब हो गया कि फेलिक्स ने चार्ल्स को जेल से भागने में मदद की और बाद में फेलिक्स चार्ल्स का रूममेट बन गया। अब चूंकि फेलिक्स इतने ऊंचे पद पर था, उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा था और वह बहुत सारे उच्च वर्ग के समाज के सदस्यों के संपर्क में था। यही कारण है कि चार्ल्स के लिए उच्च वर्ग की पार्टियों में जाना बहुत आसान हो गया था, जो फिर से उसके लिए अंडरवर्ल्ड से संपर्क करने का रास्ता खोल दिया। पार्टियों में जाने के बाद चार्ल्स वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता और उनसे गहने चुराता, उनसे पैसे चुराता। ऐसे ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात पेरिस की एक महिला से हुई जिससे उसने शादी कर ली, क्योंकि उसने उसे अपने प्यार में फंसा लिया था। इस लड़की को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसने एक खतरनाक अपराधी से शादी की है। उसी रात शोभराज को अपने दोस्त फेलिक्स की कार चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही वह जेल से छूटा, वह और उसकी पत्नी एशिया भाग गए। अब आप सोचेंगे, एशिया ही क्यों? तो चार्ल्स का मानना था कि एशिया के कानून इतने सख्त नहीं हैं और यहाँ उन्हें बंद कराने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को पैसा दिया जा सकता है। यही मुख्य कारण है कि वह एशिया आया। यहाँ उसने ऐसे अपराध किए जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, डर लगने लगेगा। इस समय के दौरान जब वह पूर्वी यूरोप में यात्रा कर रहा था, उस समय उसने अपने अपराध पोर्टफोलियो में एक नया खंड जोड़ा जिसे कॉन्फिडेंस स्कैम्स कहा जाता है। अब कॉन्फिडेंस स्कैम क्या हैं? इसमें चार्ल्स एक यात्री की भूमिका निभाते थे और अपने शिकार को खोजते थे। इसका मुख्य स्थान ग्रीस के समुद्र तट या अफगानिस्तान के हिप्पी ट्रेल थे। वह इन जगहों पर जाकर यात्रियों से बातचीत शुरू करता था और बातचीत शुरू करने से पहले वह उन लोगों का निरीक्षण करता था कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं, और चार्ल्स उनके पास जाकर उसी विषय पर बात करता था ताकि वह पूरी तरह से बात कर सके, उनका विश्वास हासिल करें।
एक बार उनका विश्वास पाकर वह उन्हें लूट लेता था, और यह लूट कोई साधारण चोरी नहीं थी जहां डकैती केवल पैसे के लिए की जाती है, बल्कि मुख्य उद्देश्य पहचान की चोरी थी। अन्य सीरियल किलर के विपरीत चार्ल्स को लाशें या खून पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें अपने साहसिक कार्य सबसे ज्यादा पसंद थे। चार्ल्स से मिलने के 2-3 दिन बाद एक तरफ यात्री को पता चल जाता था कि उनके पैसे, जेवरात और पासपोर्ट जैसी जरूरी चीजें गायब हैं, और दूसरी तरफ चार्ल्स दूसरे देश में किसी दूसरे शख्स को लूटने की फिराक में था। अपनी फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर चार्ल्स 1970 में बम्बई आ गए, जहां उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। लेकिन अपनी बेटी के पैदा होने के बाद भी चार्ल्स क्राइम इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सके और अपना खर्च चलाने के लिए चोरी, जुआ, तस्करी जैसे अपराध करते थे। चार्ल्स ने एक बार होटल अशोक नामक एक कार और एक आभूषण की दुकान भी चुराई थी, जिसके लिए उसे पकड़ा गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्ल्स का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह आसानी से किसी को भी प्रभावित कर लेता था, इसलिए जेल से बाहर आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी अपनी बीमारी का झांसा देता था तो कभी गड्ढा खोदकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता था। उसने गार्ड को नशीला पदार्थ भी दिया और भागने की कोशिश की। यहां से भागकर वह अपने पिता से पैसे लेकर पत्नी के साथ काबुल चला गया, जहां उसका एक ही मकसद था, बंदूकों की तस्करी। यहां भी वह पूरी ताकत से अपना अपराध करने लगा और एक बार फिर पकड़ा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, जिसके कारण वह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया था। चार्ल्स के लिए यह बहुत साहसिक हो सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक विषैला जीवन बन जाता है, और कोई कब तक इसे सह सकता है। इसीलिए चार्ल्स की पत्नी ने उन्हें छोड़ने का फैसला लिया और वह अपनी बेटी को लेकर फिर से फ्रांस चली गईं, क्योंकि शोभराज ने इतनी फर्जी पहचान बना ली थी कि अब हर जेल में उसकी एक अलग पहचान थी। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। वह दुनिया का मोस्ट वांटेड बनने से बस कुछ ही कदम दूर था। अपनी पत्नी के जाने के बाद चार्ल्स को एक नया साथी मिला, जिसका नाम था आंद्रे, जो उनका अपना भाई था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस्तांबुल में कई अपराध किए, जिसके बाद इन्हें एथेंस में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां चार्ल्स ने आंद्रे को चार्ल्स की तरह नाटक करने के लिए कहा और उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और फिर से भाग निकला। आखिर ऐसा व्यक्ति किसी से कैसे संबंधित हो सकता है? आंद्रे अब 18 साल तक जेल में बंद था और चार्ल्स एक बार फिर से एक आज़ाद आदमी था। तो अब आप समझ गए होंगे कि वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक मनोरोगी अपराधी था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एथेंस की जेल से भागते समय वह थाईलैंड गया, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर कनाडाई लड़की से हुई, जिसका नाम मैरी आंद्रे लेक्लर्क था, जिसे चार्ल्स बहकाते थे, और धीरे धीरे वह उसकी अनुयायी बन गई। ऐसे और अनुयायी बनाने के लिए चार्ल्स ने एक नया चोर खेल शुरू किया। थाईलैंड में उनकी मुलाकात अजय चौधरी से हुई, जहां वे युवा पर्यटकों से मिलते थे और उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनकी तबीयत खराब कर देते थे और फिर उन्हें एक रक्षक की तरह बचाते थे और उन्हें अपने घर द कानेट हाउस में जगह देते थे। वे दिखावा करते थे कि वे उन्हें दवा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अंदर से खाली कर रहे थे। वे स्वर्गदूतों के रूप में जानवरों की तरह थे, क्योंकि पर्यटकों को क्या पता था कि वे जहां घूमने जा रहे हैं वहां उन्हें एक ऐसा शैतान मिलेगा जो शायद उन्हें फिर कभी जाने नहीं देगा। वह उन्हें असुरक्षित बना देता था और उनका सारा सामान चुरा लेता था। कभी कभी उन्हें जिंदा जला देता था या बेरहमी से पानी में डुबो देता था। उसने एक युवा जोड़े को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें जिंदा जला दिया। डोमिनिक नाम का एक युवा यात्री था जिसे चार्ल्स ने दवा दी थी, और जब वह वहां से जाना चाहता था तो चार्ल्स ने उससे कहा, मैं अपने दोस्तों को जाने नहीं देता, अब तुम मेरे भाई हो और तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर आप अभी तक इन सब बातों से हैरान नहीं हुए हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि सीरियल किलर को बिकनी किलर क्यों कहा जाता था। 18 अक्टूबर 1975 को एक लाश मिली थी जिसका नाम टेरेसा नोल्टन था। पहले लगा कि डूबने से मौत हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि बच्ची को नशीला पदार्थ दिया गया था और गला दबाकर उसकी हत्या की गई। ठीक 1 महीने बाद ऐसी ही एक और लाश मिली। दोनों लाशों में एक कॉमन बात थी कि
दोनों लाशें बिकनी में मिली हैं और उन्हें किसने मारा था? चार्ल्स शोभराज के अलावा कोई नहीं। इस घटना के बाद से उन्हें सीरियल किलर नहीं बल्कि बिकनी किलर के नाम से जाना जाने लगा। इस सीरियल किलर ने कई ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें से कई मामले तो रिपोर्ट ही नहीं हुए, और वह इतना निर्दयी था कि उसने अजय को भी तब बर्बाद कर दिया जब उसे लगा कि उसे अजय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हरमन निप्पेनबर्ग नाम के एक आधिकारिक अमेरिकी जोड़े के मामले की जांच की जा रही थी, जिन्हें चार्ल्स ने जलाकर मार डाला था, उस समय यह ज्ञात था कि चार्ल्स एलियन गॉटियर नाम की एक नकली पहचान का उपयोग कर रहे थे। उसके लॉकर में कई फर्जी पासपोर्ट मिले जिन्हें उसने छिपाकर रखा हुआ था। वह 20 से ज़्यादा हत्याओं को एक्सीडेंटल ड्रग डोज का नाम देता है। इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है? बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत की सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ जेल में बंद इस सीरियल किलर ने 5 स्टार होटल में जिंदगी गुजारी है। जब चार्ल्स थाईलैंड से भागकर भारत आया, उस समय मैरी के साथ उसने अपनी टीम में 2 और सुंदर लड़कियों को लिया था, जिनका नाम बाबरा और मेरी एलेन था। इन दोनों ने मिलकर फ्रेंच पर्यटकों को ठगना शुरू कर दिया और कई फ्रेंच छात्रों को ड्रग्स देने की भी कोशिश की, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 12 साल की सजा मिली। इन अपराधियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां एक बार फिर चार्ल्स ने गार्डों को रिश्वत देकर और तिहाड़ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी बिताकर अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने जेल में कई इंटरव्यूज दिए जिससे उन्हें पैसे मिलते थे और उन्हें जेलरों और गार्डों से अधिक सम्मान मिलता था। अपनी 10 साल की सजा पूरी करने के बाद अपने जन्मदिन पर उसने सभी को मिठाई बांटी, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिलाईं और जेल से भागने की कोशिश की। लेकिन वह एक बार फिर पकड़ा गया और उसकी सजा बढ़ा दी गई। लेकिन अपराधी खुद को क्यों फंसाएगा? उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि थाईलैंड की पुलिस अभी उसे ढूंढ ही रही थी और अगर उसे यहाँ से छोड़ा गया तो वह थाईलैंड में पकड़ा जाएगा। अब आप भी मानेंगे कि ये मास्टर प्लान था। यहाँ से रिहा होने के बाद 1997 में चार्ल्स एक बार फिर फ्रांस वापस चले गए। चार्ल्स फ्रांस में सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगे, क्योंकि सरपंच जैसी फिल्मों में और कई किताबों में वे अपनी कहानी सुनाते थे और रिटायरमेंट में उन्हें हजारों डॉलर मिलते थे। लेकिन यह शोहरत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि कोई अपराधी कब तक बाहर घूम सकता है और कानून की नज़र से छिप जाओ। जब वह 2003 में नेपाल गया था, उस समय शायद किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ा था, क्योंकि वह एक मर्डर के आरोप में पकड़ा गया था जो उसने 70 के दशक में किया था। इस बार उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उसने एक बार फिर जेल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी न हो सका और वह आज भी उसी जेल में है। कहा जाता है कि उसने 20 साल की नेपाली लड़की से शादी की थी और उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चार्ल्स पर आज भी कई फिल्में और किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कैसे बना चार्ल्स सीरियल किलर? क्या यह बचपन का सदमा था जिसका उन्होंने सामना किया? उनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की और जैसे ही चार्ल्स का जन्म हुआ, कुछ ही दिनों में उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे चार्ल्स बहुत परेशान थे। वह कई बार अपने पिता को याद करते हुए चिल्लाता था और सड़कों पर निकल जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि इस आघात के कारण चार्ल्स एक सीरियल किलर बन गया। इस डरावने सीरियल किलर ने कई इंटरव्यू दिए और उनके इंटरव्यू के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में कोई भावना नहीं थी। उनके एक इंटरव्यू के अनुसार चार्ल्स ने कहा, मैंने पहले ही अतीत से ले लिया है जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, जो मुझे वर्तमान में जीने और भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करता है। उन्होंने रिचर्ड नेविल से कहा, अगर मैं किसी मर्डर को प्ले बैक करता हूं तो यह देखना होगा कि मैंने इस मेथड से क्या सीखा है। मुझे बॉडी पर ध्यान भी नहीं जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये मर्डर की नहीं, मजाक की बात कर रहे हैं। 20 से 25 मर्डर की ही खबरें आई हैं, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप भविष्य में किन अन्य विषयों पर और वीडियो देखना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अपने सुझाव छोड़ें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं। मुझे यकीन है कि आप स्पिल स्टोरी पर इस तरह के दिमाग को हिला देने वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।